मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। शाम को वो सब उमर नियाजी की गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। उन सब के साथ उमर नियाजी, कमांडर और उमर नियाजी का खास आदमी हामिद भी था। उन्होंने अपने अड्डे से निकलते वक्त उमर नियाजी, कमांडर और हामिद के सिवाय बाकी सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी। काफी रास्ता तय करने के बाद उनकी आंखों से पट्टियां हटा दी गईं। हामिद गाड़ी चला रहा था, कमांडर उसके साथ आगे की सीट पर बैठा था और उमर नियाजी दानिश के बराबर वाली सीट पर बैठा था। वह जब इस्लामाबाद अड्डे पर पहुंचे तो उमर नियाजी ने उन पांचों को अपने अपने पासपोर्ट्स दिए, जिनमें नेपाल की वीजा की मोहरें पहले ही लग चुकी थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक से उमर नियाजी ने अपने खास आदमी हामिद को भी पासपोर्ट दिया, उनके साथ जाने को कहा। शायद हामिद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो भी हैरत में हड़बड़ा सा गया था। वो पसीना पसीना हो गया। उसकी क्या हिम्मत थी कि कोई सवाल कर पाता। उसने खामोशी से कांपते हुए हाथों से अपना पासपोर्ट लिया। कुछ देर बाद उन सब की फ्लाइट थी, तो उन सब ने मिलकर वहीं एयरपोर्ट के पास ही होटल में खाना खाया। फिर वो सभी एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। कमांडर और उमर नियाजी भी एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए उन लोगों के साथ सीधे जहाज तक गए। ना तो एयरपोर्ट के अंदर उनकी कोई तलाशी ली गई और ना ही किसी भी इंसान ने उन्हें रोककर कोई सवाल पूछा। उल्टा एयरपोर्ट के अंदर एक दो गार्ड्स ने उनको सलाम भी किया। जहाज के अंदर पहुंचकर उमर नियाजी ने उन सबको बारी बारी से गले लगाकर कहा, जाओ बच्चों, हम सबकी दुआएं तुम सबके साथ है और कश्मीर के मासूम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना। तुम्हारे पास अपने वतन और कौम का हक अदा करने का ये पहला और आखिरी मौका है। इसलिए अगर तुमको अपनी जान भी देनी पड़े तो अपने कदमों को पीछे मत हटने देना। ये कहकर उमर नियाजी अपने खास आदमी हामिद को एक तरफ ले जाकर उसे कुछ समझाने लगा। उमर नियाजी ने उससे क्या कहा, उसके बारे में वहां मौजूद दूसरे लोगों को कुछ भी पता न चल सका। उसके बाद नियाजी वहां से चला गया और वो जाकर जहाज में बैठ गए। जहाज की उड़ान भरते ही दानिश को कुछ घुटन सी महसूस होने लगी। शायद पहली बार जहाज से सफर कर रहा था इसलिए। कुछ घंटे बाद उन सब ने नेपाल की सरजमीन पर कदम रखा। नेपाल के हवाई अड्डे के बाहर उन सब को लेने के लिए एक शख्स खड़ा था, जिसे हामिद अच्छे से जानता था। उसने खुद का नाम रशीद अहमद बताया। वो सभी रशीद के साथ एक होटल में गए। वहां खाना खाने के बाद रशीद ने हामिद को समझाया कि आगे क्या करना है। उसके बाद रशीद ने उन सभी से पाकिस्तान के सारे कागजात जैसे कि पासपोर्ट, वीजा के सारे पन्ने सब ले लिए। उनको भारत के नकली राशन कार्ड दे दिए गए और बाकी सारे कागजात भारत पहुंचने पर दिलाने को कहा गया। उसके बाद रशीद ने उन सबको कपड़े दिए। उन सब से वो कपड़े पहनने को कहा। उन्होंने वो दिन वहीं नेपाल में गुजारा। अगले दिन सुबह सवेरे वो सब रशीद की गाड़ी में बैठकर भारत के लिए बाय रोड एक बड़ी सी जीप में रवाना हुए। भारत नेपाल के बॉर्डर पर भारत की फौज ने उनकी गाड़ियों को रुकवा कर तलाशी वगैरह ली, मगर उन सब के पास कुछ भी नहीं था। तो तलाशी के बाद फौज ने उनसे सरकारी कागजात दिखाने के लिए कहा। उन सब ने भारत के राशन कार्ड दिखाए, जिन्हें देखकर फौज ने उन सबको भारत में दाखिल होने की इजाजत दे दी। इस बीच उन सब के दिल बहुत डरे हुए थे, मगर उन सब में रशीद ही एक ऐसा था जो बड़े सुकून से बैठा था, क्योंकि रशीद का तो यही काम था। वो लोगों को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करवाता था। इस काम के चलते उसके पास खूब सारी गाड़ियां मौजूद थी और खूब सारे रास्ते भी रशीद को मालूम थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार तीसरे दिन वो सभी लोग दिल्ली पहुंच गए। यहाँ आने के बाद रशीद
उन सबको वहां रहने वाले किसी दोस्त मोहम्मद के पास लेकर गया। दोस्त मोहम्मद, जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के आसपास होगी, उसने उन सबको देखकर कहा, खुशामदीद, खुशामदीद, हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। फिर उसने उन सबको बारी बारी से गले लगाया, उन सबके माथे को चूमा। उसके बाद उन सबको अपने घर के अंदर ले गया। शाम को खाना खाने के बाद उन सबसे अपना अपना परिचय पूछा। हालांकि वो हामिद को पहले से ही जानता था। कुछ देर रुकने के बाद रशीद ने उन सबसे जाने की इजाजत मांगी और वो वहां से चला गया। फिर दोस्त मोहम्मद ने उनसे कहा, दोस्तों, हमने पहले ही बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है और अब हमको जल्द से जल्द अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहिए। उसके लिए हम सबको कल शाम को ही अपनी मंजिल यानी कश्मीर के लिए यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। खैर, आप लंबी मुसाफरी से आए हैं तो थक गए होंगे, इसलिए अब आप आराम कीजिए। ये कहकर दोस्त मोहम्मद वहां से चला गया। उन सभी ने वो रात वहीं गुजारी। अगले दिन उनके दो साथी, एक भारत के लिए चुना गया लीडर सादिक कादरी, दूसरा शेख अहमद शेख, लंबी मुसाफरी की वजह से बीमार पड़ गए। सुबह 9-10 बजे इन दोनों को डॉक्टर को दिखाने के बाद उन सब ने दिल्ली घूमने का प्रोग्राम बनाया। दानिश के साथ दोस्त मोहम्मद, हामिद, मोहम्मद रिजवान, कमरान शरीफ और शेख अहमद शेख घर से निकले। मगर सदीक कादरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इस वजह से वो उन लोगों के साथ नहीं जा सका और वहीं कमरे में रुका। काफी देर वो दिल्ली के नज़ारे लेते रहे और उसके बाद कामरान ने आगरे में ताजमहल देखने का इरादा जाहिर किया। आगरा दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर ही दूर था, तो उन सब ने कामरान की बात मानने का फैसला किया। उन सब ने एक टैक्सी भाड़े पर की और सीधे आगरा पहुंच गए। ताजमहल देखने के बाद वो सब वहां के एक होटल में खाना खाने गए। खाना खाते वक्त उनके सामने चल रही टीवी पर अचानक ये खबर आई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में सादिक कादरी और रशीद अहमद नाम के 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। उन सभी के कुछ साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये खबर सुनते ही उन सब के होश उड़ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर हामिद और दोस्त मोहम्मद ने उन सब से शांति से बैठे रहने को कहा।